सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अदीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज से 63A जो आर्टिकल है उसकी रिव्यू पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में। आप बताएं कि ये बेंच टूटने जा रहे हैं या क्या बनने वाला है इस केस का। थोड़ा देखने वालों को इसका बैकग्राउंड भी समझा दें और ये बताएं कि बिल आखिर इसका आउटकम क्या निकलेगा। देखिए, 63A का जो फैसला है उसके बारे में सबकी ये राय है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। वो एक गैर ठीक आईनी है। फैसला था जिसमें आइन नए सिरे से तहरीर किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच के पास अख्तियार नहीं है। क्योंकि ये गैर आईनी फैसला था, लिहाजा इसकी नजरसानी की दरखास्त नहीं लगाई जाती थी, क्योंकि आपको डर था कि आपका फैसला खत्म हो जाएगा। न बंदयाल जी। साहब के दौर में लगाएगी, न बाद में लगाएगी, और हर बार इसको लगाने की मुखालफत की जाती थी। जस्टिस मुनीब हम्म। अख्तर इसके ऑथर हैं। ये बेंच टूट जाए या ये बेंच कायम रहे, दोनों सूरतों में 63A का फैसला कायम नहीं रह सकता। मेरे हम्म। लिए ये अहम नहीं है कि ये बेंच टूट जाता है या बेंच रहता है। देखिए, टूटेगा कैसे? जैसे मुनीब अख्तर साहब अगर सुनने से इनकार कर देते हैं तो उसके नतीजे में बेंच दोबारा बन जाएगा। ये कोई बड़ा मसला है? हम्म। नया जज आ जाएगा, उनका वो अपना रिक्रूजल लिख दें, नया जज ऐड कर लेंगे उसमें, और उसके बाद दोबारा बेंच बन जाएगा। फिर 63A का फैसला नहीं कायम रह सकता। इसके पीछे साजिश तो ठीक ये है। थी कि इस केस को लगने ही ना दिया जाए, और 2 साल तक इसको लगने ही नहीं दिया गया। ये इसी बुनियाद पर तो ये कहा गया है कि केस अपनी बारी पे लगने चाहिए। आप दो दो तहरीक इंसाफ के केस रात को दायर हो, सुबह लग जाते हैं। हुक्म पीडीएम की 63A की नजरसानी की दरखास्त लगती नहीं है, क्योंकि जजों को पता है कि हमने गलत फैसले दिए हुए हैं, हम उसकी नजरसानी नहीं सुन सकते हैं, काम खराब हो जाएगा। जैसे कि इलेक्शन मखसूस नशिस्तों की नजरसानी नहीं लग रही है, ऐसे ही 63A की नजरसानी नहीं लगती है। अब अगर हम्म। मुनीब अख्तर साहब क्रूज करते हैं तो फिर वो अगले सारे बेंचों में भी नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों का जो फुल कोर्ट बनेगा उसमें भी नहीं बैठेंगे। तो मुझे लगता है रिक्रूज करना उनके लिए ज्यादा फैटल है, क्योंकि उसके नतीजे में ठीक है। वो सारे बेंचों से आउट हो जाएंगे, और उन्हें लगेगा कि मखसूस नशिस्तों वाला बैलेंस भी जो 8-5 का है, उनके जाने से 7-5 का रह जाएगा। फिर अगर वो अकेले रिक्रूज करें, उनके साथ मंसूर अली शाह भी करें, अतर मिनिल्ला भी करें, तो ये तो उनका सारा बेंच, उनका ग्रुप टूट जाएगा ना। तो रिक्रूज जी। करने में तो मुझे लगता है इस ग्रुप का बहुत नुकसान है। ये कहते रहेंगे कि ये बेंच गैर कानूनी तौर पर बने हैं, गैर आईनी तौर पर बने हैं, लेकिन बेंच में बैठना इनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर आज ये 63A से रिक्रूज करते हैं तो कल मखसूस नशिस्तों से भी रिक्रूज करना पड़ जाएगा, और फिर उससे मुनीब अख्तर अकेले रिक्रूज करेंगे तो फिर मंसूर अली शाह बैठेंगे। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं बैठ रहे, तो क्या वो इसमें बैठ जाएंगे? सही हो गया सर। मौलाना फजलुर रहमान स्टिल अभी बड़ी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जीयूआई जो है वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही है, अगली सुबह ही उठ के वो कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये फेक है और ये किसी तरह की भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उसको नहीं कर सकती है। तो आप बताएं ये सिनेरियो क्या चल रहा है, मौलाना साहब क्यों स्टिल अभी तक कंफ्यूजन में ही दिखाई दे रहे हैं? मौलाना की ना, जहाँ शादी हो गई है वहां मौलाना शादी करना नहीं चाहते थे, और जिससे वो अच्छा। शादी करना चाहते हैं वहां उनकी शादी हो नहीं पा रही है। आपने सुन आए थे ना, ठीक है। हमारे यहाँ अक्सर लड़के लड़कियां इस कंफ्यूजन का जिंदगी भर शिकार रहते हैं कि जहां वो शादी हम्म। करना चाहते हैं वहां उनकी शादी होती नहीं, जहां उनकी शादी ठीक हो है। जाती है वहां वो करना नहीं चाहते। मतलब वो एक तरफ सही हो गया। से केपी में मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, भाई वो मैंडेट आपका तो पीटीआई ने चोरी किया है ना, कोई नून और पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया है। तो आपका दिल तो अच्छा। नहीं चाहता पीटीआई के साथ बैठने को। आप केपी में आज भी पीटीआई की ऑपोजिशन में बैठे हैं। आप बिल्कुल पीटीआई के ऐसी है। साथ यहाँ तो हुकूमती बेंचेस में बैठ जाए ना जाके केपी में, आपके हम पीटीआई के साथ हैं। आप केपी में पीटीआई के साथ नहीं हैं, आप मरकज में पीटीआई के साथ हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर है। और ये मौलाना फजलुर रहमान की सियासत आधा तीतर आधा बटेर की कभी नहीं रही। हम पहली दफा मौलाना की सियासत आधा तीतर आधा बटेर वाली देख रही हैं। ये उनकी आगे हमने इनको इत्तेहादी ही देखा है, इससे हाँ, पहले तक वो इत्तेहादी रहे हैं पूरी तरह। जहां भी रहे हैं पूरी तरह रहे हैं, जहां नहीं होते वहां नहीं होते। इस पहली दफा जहां वो है वहां नहीं है, और जहां नहीं है वहां है। लिहाजा वो ठीक हुकूमत है। को ना भी नहीं कर रहे और तहरीक इंसाफ को हाँ भी नहीं कर रहे। वो हुकूमत को हाँ नहीं कर रहे, उनको ना नहीं कर रहे, उनको ना नहीं कर रहे, इनको हाँ नहीं कर रहे। बीच मंझधार में
हमें एक सियासी तौर पर डूबता हुआ मौलाना फजलुर रहमान नजर आ रहा है, जिसके पास कोई वो सियासी नहीं है। हिम्मत अमली नहीं है, जो ये फैसला नहीं कर सका कि उसने तहरीक इंसाफ के साथ जाना है या हुक्मरान इत्तेहाद के साथ जाना है, उसने अलग बैठना है या उसने साथ बैठना है, उसने किधर जाना है वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया। वो एक दिन पीटीआई के खिलाफ बयान देते हैं, अगले दिन उनके साथ बैठ जाते हैं। वो एक दिन हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ बयान देते हैं, अगले दिन उनके साथ बैठ जाते हैं। वो एक दिन बिलावल के खिलाफ बयान देते हैं, अगले दिन पीपल पार्टी के वफद को खुद आवाजें देने लग जाते हैं कि हमसे तो कोई राब्ता ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, वो इस वक्त पॉलिटिकली भंवर में दिखाई दे रहे हैं। देते हैं। अब उनको कोई फैसला करना है, वो हुकूमत के साथ आईनी तरमीम के रास्ते बंद भी नहीं कर रहे हैं और आईनी तरमीम की राह में रुकावटें भी खड़ी कर रहे हैं। वो आप जी। बात समझे ना, वो एक तरफ कहते हैं ड्राफ्ट बना रहा हूं, एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट को तरमीम करने का हक नहीं है। इस मौकफ के साथ मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं माइनस फजलुर रहमान आईनी तरमीम करने का फैसला किया हुआ है। और इस बार मौलाना पर आपको फोकस नजर नहीं आ रहा, आपको नहीं सर नजर तो बड़ा कि बड़ा 25 दिन रह गए हैं। और कितना तेजी से भी अगर किया जाएगा तो अब अगले जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह ही हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर कर भी लिया है हुकूमत ने फैसला तो जो भी है वो बाद में ही होने जा रहा है। नहीं, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है ठीक जो है। भी होने जा रहा है वो 25 अक्टूबर से पहले ही होने जा रहा है। ठीक है। अब 25 देखिए, आईनी तरमीम तो 4 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इजलास बुलाए जा रहे हैं, 6 से 9 10 अक्टूबर कह रहे हैं कि डेट्स हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि मंसूर अली शाह के ने अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना हो तो अब तक उनका नोटिफिकेशन ना हो जाता। लड़ाई तो ठीक है। नोटिफिकेशन की है ना। इसका मतलब है जी। गवर्नमेंट के कार्ड्स पे अभी आईनी तरमीम मौजूद है, जिसमें चीफ जस्टिस लगाने के तरीकेकार में तब्दीली भी है, जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड भी है, जिसमें और चीजें भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा मतलब है कि अभी कोई कहते हैं अभी इश्क में इम्तहान और भी हैं, इस जहां से आगे जहां और भी हैं। तो अभी मुझे कोई इतना आसान नहीं लग रहा कि आप कहें कि मंसूर अली शाह अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, मैं मानता हूं आपकी ये बात। लेकिन फिर काजी ठीक है। फायद ईसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी पहले चीफ जस्टिस होंगे। और अगर हम्म। काजी फायद ईसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस नहीं होंगे, तो फिर मुझे अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनती या काजी फायद ईसा उसके पहले चीफ जस्टिस नहीं है, तो फिर मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात भी कम है। तो मैं इन चीजों को इस ठीक है। तरह मिलाकर देखता हूँ। चले, देर आए दुरुस्त आए, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। सर अली अमीन गंडापुर फिर नहीं पहुंच पाए हैं रावलपिंडी के जलसा में, ये क्या है? वो पहले जलसा रख लेते हैं बाद में पहुंचते नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो पीटीआई के साथ? मेरे ख्याल में गंडापुर एक्सपोज हो गए हैं। ठीक देखिए, है। गंडापुर मतलूबा तादाद में लोग केपी से निकालने में नाकाम हो गए हैं। जी। देखिए, ये जो पिंडी ना पहुंचने, लाहौर ना पहुंचने का एक्सक्यूज था अब गंडापुर के पास कि मैं लेट हो गया तो बत्तियां बंद कर दी, तो ऐसे पीटीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां की जो सही की इंतजामिया थी, उसको बत्तियां नहीं बंद करने देनी चाहिए थी, लोग नहीं जाने चाहिए थे, मेरा इंतजार होना चाहिए था। लाहौर के लिए गंडापुर के पास एक पॉलिटिकल सेविंग और फेस सेविंग और पॉलिटिकल एक्सक्यूज मौजूद था, लेकिन पिंडी के लिए नहीं ठीक है। है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ये चाहते थे कि पिंडी वो बहुत सारे को 50,000 1 लाख लोग लेकर पहुंचे, और वो जी। पिंडी में एक अच्छा शो लगाना चाहते थे जो नहीं लग सका है। उनका पिंडी ना ऐसी है। पहुंचना तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी सियासी नाकामी है, और गंडापुर की भी सियासी नाकामी है, क्योंकि अगर वो पिंडी नहीं पहुंच सकते तो फिर वो जो नारे हैं कि अडयाले से छुड़ा लेंगे, फिर वो जो नारे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को देख लेंगे, उन सब में कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसी है। जुबानी कलामी। आप बुरहान इंटरचेंज क्रॉस नहीं कर सके तो ये आपकी सियासी नाकामी है। और ऐसा माजी में परवेज खटक ने भी कोशिश की थी, तो वो भी नहीं ज्वाइन क्रॉस कर सके थे। पंजाब ने मुतद्दद बार ये प्रूव किया है, शहबाज शरीफ ने भी और अब मरियम नवाज ने भी, कि इतना ऐसी है। आसान नहीं है पंजाब को क्रॉस करके इस्लामाबाद पहुंचना या पिंडी पहुंचना। रास्ते में आपके दरिया हैं जो आपको अबूर करने पड़ेंगे। तो इस बार भी आप मरियम नवाज की जीत कह सकते हैं कि गंडापुर आधे रास्ते से वापस चले गए। इसको मरियम नवाज की जीत और गंडापुर की शिकस्त कहें, क्योंकि आपने मंजिल पे पहुंचना है। ये कोई बात नहीं है वो मैं रास्ते में फंस गया, 3 घंटे शेलिंग होती रही, भाई ये सब कुछ तो होना था। आपका काउंटर प्लान क्या था?
आपको क्या ख्याल था कि जब आप पंजाब क्रॉस कर रहे होंगे तो पंजाब की हुकूमत फूलों की पत्तियां लेके आपके लिए खड़ी होगी, ढोल की थाप पे रक्स हो रहे होंगे और गंडापुर पहुंच रहा होगा पिंडी? ऐसा तो नहीं होना था, आपको रोका जाना बिल्कुल था। ऐसे है। हर एक को पता था आपको रोका जाना है, आपको पिंडी में शो नहीं लगाने दिया जाएगा, आपको अडियाला की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, आपको लियाकत बाग तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। आपका प्लान क्या था? आप जो हमें 4 क्रेनें दिखा रहे थे कि ये 6 क्रेनें आगे चलेंगी, कंटेनर हटा देंगी, फिर आपका तो प्लान नाकाम कर दिया उन्होंने। आपकी सर क्रेनें इतनी ज्यादा क्रेनें थी। आपके क्रेनें तो किसी काम की नहीं। वो जो आप क्रेनें दिखा दिखा के पंजाब की हुकूमत को डरा रहे थे कि आगे क्रेन चलेगी, पीछे गंडापुर चलेगा, तो आगे क्रेन चली, पीछे गंडापुर चला, पहुंच तो बुरहान से आगे ना निकल सके आप। पिंडी तो 76 किलोमीटर था वहां से अभी। तो आपके आपके यही हाथ है। क्या लगा? तो आप उन क्रेनों को दरिया बुर्द कर दें जो आपको पिंडी तक नहीं पहुंचा सकी हैं, उनका क्या फायदा है? आप खुद गाड़ी में से ऐसे निकले है। नहीं। और फिर देखें, आप वापस जा रहे हैं, इस बात का ऐलान उस्मा बुखारी ने किया। इसका मतलब पंजाब हुकूमत को पहले पता था कि अब आप वापस जा रहे हैं, आपने तो नहीं किया। तो मेरे ख्याल में गंडापुर को ने जो ये बयान दिया ना कि अब हम गोली चलाएंगे, अब हम ये करेंगे, उनको अपनी सियासी नाकामी नजर आ गई है। और फिर आप बार बार हाँ। केपी से लोगों को पंजाब नहीं ला सकते। अगर आपने तीसरी अटेम्प्ट कर ली है तो चौथी दफा इससे कम लोग होंगे। लोग भी थक जाते हैं कि यार तो आधे रास्ते जो वापस से आना है, फायदा क्या जाने का, क्योंकि मंजिल तो है नहीं। मियावाली और फैसलाबाद में इरादा है अगले जलसे करने का पीटीआई का। चले जाए, इसमें इम्तहान और भी हैं, जहां से आगे जहां और भी हैं। गंडापुर के लिए मुझे लगता है कि अब बार बार पंजाब क्रॉस करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। सर एक ये खबर है कि मल्टीपल रिनाउंड जर्नलिस्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत चड्ढा, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उन्होंने जनरल फैज हमीद के कहने पर और उनकी इमाम पे जो है वो की थी। तो आपका न्यूज एनालिसिस इस पे क्या है? नहीं, मैंने इस खबर को चेक किया है और मेरा उनके खानदानी जराये से भी राब्ता है, उनकी फैमिली से। अभी फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल में उनको बतौर गवाह तलब नहीं किया गया। मतलब ठीक लोग है। ये हो सकता है कि वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में मौजूद हों। ये जरूर है कि अपनी इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने ये बात तस्लीम की हुई है कि मुझे फैज ने कहा और मैंने फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अभी फील्ड कोर्ट मार्शल में उनकी गवाही रिकॉर्ड नहीं हुई है। अभी फील्ड कोर्ट हाँ। मार्शल में बतौर गवाह उन्हें तलब नहीं किया गया और उन्होंने गवाही नहीं दी है। अब आगे किसी स्टेज में वो ये गवाही देने जा रहे हैं या कल ये गवाही हो जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लियाकत चड्ढा कोई गवाह नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में, जब उनसे इदारों ने तफ्तीश की थी, वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि वो राब्ते में थे। लेकिन अभी उन्होंने फैज के फील्ड कोर्ट मार्शल में जाकर बाकायदा गवाही जो है इस मामले में नहीं दी है। ना उन्हें अभी बुलाया गया है, ना नोटिस हुआ है, और ना अभी वो गए हैं वहां पर गवाही देने। आगे ये हो जाए तो मुझे नहीं पता, कुछ चीजें तरमीम के बाद होनी है, कुछ चीजें तरमीम से पहले होनी है, उनकी बारी शायद तरमीम के बाद है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें।